हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन कक्षा 8 का जो आपका सामाजिक विज्ञान की जो डेस्क वर्क है उसके जो जितने भी मॉडल पेपर है उन सभी की पीडीएफ बनाकर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें आपके जो जितने भी संधि डेस्क वर्क में 1 से 9 तक मॉडल पेपर है उन सभी को यहाँ पर एक साथ दर्शाए गए हैं। और आज इस वीडियो में हम आपके जो इस डेस्क वर्क का पहला मॉडल पेपर है जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इसी प्रकार हम 1 से लगाकर 9 तक मॉडल पेपर इन सभी को यहाँ पर क्रम वाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम आज आपका पहला मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट में मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको इसकी जो आंसर की है वो भी साथ में सेंड की गई है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके 1 से 8 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें विकल्प चुनने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। तो हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपके उद्देश्य था कि राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए ये हुड्डा सम्मेलन बुलाए गए। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का संबंध है। तो बिरसा मुंडा का संबंध किस से है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और झारखंड से। तो बिरसा मुंडा का संबंध आपके झारखंड राज्य से है। तो ऑप्शन द है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन द है जो इसका राइट आंसर रहेगा। उपयुक्त सभी है जो इस न्यायपालिका के प्रमुख कार्य हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो सत्ताधारी दल का मुखिया आपके प्रधानमंत्री होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण बताने हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है जो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है साता कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा नहीं है? तो पुल, सड़क, मशीन, प्राकृतिक गैस। तो मानव पुल भी बना सकता है, सड़क भी बना सकता है, मशीन भी बना सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं बना सकता। तो ये मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन द है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आठवां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान के किस जनजाति को शामिल किया है? तो आदिल जनजाति समूह में किस जाति को शामिल किया गया है? तो भील, मीणा, गरासिया और सहरिया। तो इसमें सहरिया है जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन द है जो इसका करेक्ट आंसर है। और आगे आते हैं आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, जिसमें नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलाना है। तो हम यहाँ पर इसके मिलान करते हैं। मस्केट को मिलाना है आपके सी से। तो पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है ये मस्केट। तो पहले को मिला देते हैं सी से। और दूसरा दिया गया है मैच लॉक, जिसको मिलाना है डी से। ये बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी। तो यहाँ पर दूसरे को डी से मिला लिया जाए। तो तीसरा है मुफ्ती, जिसमें आपके मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद था, जिसको आप यहाँ पर पहले से मिलाना है। और अंत में एक ही बचा है महाभियोग, जिसको बी से मिला देना है, जो किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप है, जो महाभियोग है। तो इस प्रकार आपके मिलान थे जो आपको अच्छे से मिला लेने हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है हाँ या ना में उत्तर दे। तो सत्य व असत्य लिखना है। तो लोगों की एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। तो उत्तर हाँ में दिया जाए। अगला है कि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो उत्तर है इसका ना। अगला है कि खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हाँ में दिया गया है। अगला चौथा है इसमें कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ये रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है कि न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो न्यूनतम वेतन कानून से आपके अभिप्राय है कि किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। तो यही आपके न्यूनतम का मतलब कि कम से कम। तो जो निर्धारित राशि है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगला 12वां क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए।
तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के दो कारण निम्नलिखित है, जिसमें पहला हम लिखेंगे संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना, और दूसरा शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव होना। तो ये है जो महिला सशक्तिकरण के आवश्यकताओं के दो कारण। अगला 13 क्वेश्चन है कि सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय व सुअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। तो यह प्रमुख कारण था, धार्मिक कारण, जिसमें जो वो कारतूस थे उसमें आपके जो गाय व सुअर की चर्बी का लेप किया गया, जो हमारे भारतीय सिपाहियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया। इसलिए मेरठ की छावनी में सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज था। अगला 14 क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? तो वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यह आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। अगला 15 क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी, क्यों? कारण स्पष्ट करें। तो इसके कारण आपको लिखना है। तो 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। परिणामतः ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालती थी। तो यही कारण थे, जो इनकी नील की बहुत मांग थी और अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे वहाँ पर नील की खेती जो कम होती गई, और यहाँ पर भारतीयों को नील की खेती के लिए दबाव बनाया गया। अगला 16वां क्वेश्चन है कि निर्वाह कृषि के एक प्रकारों का वर्णन करें। तो निर्वाह कृषि को मोटे रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि जो कृषि को मोटे रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है गहन निर्वाह और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है। तो वो आती है आपकी गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जिसमें आप समझ गए होंगे कि एक ही भूखंड पर जो है आपके कम समय में और साधारण औजारों में अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा की जाती हैं। और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरिणी और कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ओरण। तो इसमें ज़्यादा कृषि नहीं होती है। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि इसमें शामिल होता है। अगला 17वां क्वेश्चन है कि उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो उद्योग शब्द का अर्थ है कि उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होते हैं, वो उद्योग कहलाते हैं। और कच्चा माल आधारित उद्योग कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को निम्न चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित, तीसरा समुद्र आधारित और चौथा है वन आधारित। तो अब एक एक को देखते हैं, जिसमें पहले कृषि आधारित उद्योग में ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे डेयरी उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग। और तीसरा है आपके समुद्र आधारित उद्योग, तो ये उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे मत्स्य और तेल उद्योग। और चौथा आपके है वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग में हम देख सकते हैं कि ये उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज उद्योग। तो साथियों, ये आपको चारों के चारों उद्योग याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पर पूरे अंक मिलने की संभावना रहेगी। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इनके नाम याद रख लेना, बाद में इनकी परिभाषा अपने आप बना सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है, नाम पर आधारित इनकी परिभाषाएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं वन आधारित, तो वनों से रिलेटिव है, तो लिख देना इसमें, और याद रख देना उद्योग लूग दिया कागज उद्योग। तो आपको पता है ये कागज है जो वनों की लकड़ियों से ही बनते हैं। वनों के जो पेड़ होते हैं उनकी बड़ी मात्रा में कटाई करके उनके द्वारा कागज बनाया जाता है, ये आप सभी को मालूम है। 18वां क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए और उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दे। तो आपने आपको 1850 के समय का मानना है, और आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए, तो उस समय सरकार द्वारा जो संचालित आपके शिक्षण व्यवस्था पाठशाला थी उन पर कोई दो राय देनी है। तो
हम इसमें देंगे कि उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था। और दूसरा हम इसमें लिखेंगे कि इन पाठशालाओं में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब घरों के बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के कारण स्कूल नहीं आ पाते, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। तो ये 2 नंबर का था। और दूसरा इसमें एक और पूछा गया 2 नंबर का क्वेश्चन कि प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? और तो 2 कारण लिखने हैं। तो इसमें 2 कारण हम लिखेंगे कि गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक अक्षमता के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख कर पाते, और दूसरा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव होने से इन क्षेत्रों में बच्चे आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। और 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसको आपको यहाँ पर पूर्ण करना है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है जो अभी सत्ता में है, हमने यहाँ पर राज्य सरकार में लिख दिया। और केंद्र सरकार में पूछा है तो हम लिखेंगे एनडीए जो एक संगठन है, तो इसमें लिख दिया गया है। और अगला पूछा गया आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि। तो आपके क्षेत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा गया है श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और केंद्र में है श्री रामचरण बोहरा। तो यहाँ पर नोट विद्यार्थी अपने क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम लिखना है। और अगला पूछा कि अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो विपक्ष में आपके कांग्रेस है, और कांग्रेस तथा अन्य अनेक क्षेत्रीय दल है जो केंद्र सरकार में भी आपके विपक्ष में है। अगला पूछा कि अगले चुनाव कब होंगे। तो अगले चुनाव आपके 2028 में होंगे, और केंद्र वाले हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो 20वां क्वेश्चन है इसमें कि ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो ऐसे 2 मौलिक अधिकार हम लिखेंगे कि समानता का अधिकार, और दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और दूसरा पूछा गया कि ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें हाशिए समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो हम इसमें लिखेंगे कि बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले कुछ समुदाय अलग भाषा बोलते हैं तथा अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अतः समाज का वो हिस्सा हाशियाई समुदाय के अंतर्गत आता है। और दूसरा है कुछ लोग गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले स्वयं को कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। और 21वां है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा, इनको आपके राजस्थान के मानचित्र में अंकित करना है। तो पहले हम बाड़मेर को देखते हैं। तो बाड़मेर आपके यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इनको बाड़मेर को अंकित कर देंगे। और दूसरा है आपके भरतपुर, तो भरतपुर आपके यहाँ पर है। और तीसरा पूछा गया पाली, तो पाली है आपके यहाँ पर। और चौथा पूछा गया था बांसवाड़ा, जो यहाँ पर अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं इन सभी को। और आपके राजस्थान के जो नए जिले बने हैं उनके आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो हम राजस्थान का जो नए मानचित्र है वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन राइट में शेयर करें, जिसमें सभी जिले उसमें दर्शाए गए और खाली मानचित्र भी बताएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके 8 अंक रहने वाले 2 भागों में क्वेश्चन है, 4-4 अंक का। तो इसमें आपको आसानी से आपके अंक मिल जाएंगे। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, और यही आपके एग्जाम में देखने के क्वेश्चन मिलते हैं इसी डैश वर्क से। तो 22वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए जिसमें से आपके 2 के उत्तर लिखने हैं और अपने 8 नंबर पक्के करने हैं। तो पहला है इसमें कि 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखिए। तो 1857 की क्रांति की असफलता पर हम लिखेंगे कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों की दमनात्मक नीति, क्रांति का समय से पूर्व शुरू हो जाना, राजाओं द्वारा असहयोग करने, संसाधनों की कमी तथा केंद्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण अंग्रेजी सत्ता को भारत से निकालने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई। तो ये थे आपके असफलता के कारण। तो 1857 की क्रांति की जो सफलता है उसके बारे में लिखेंगे। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन ने अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करते हुए बाध्य हुआ, जैसे दंतक पुत्रों को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृति देना, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाना इत्यादि। और दूसरा पूछा गया कि भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। तो भारत की आज़ादी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान में निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया। ये आपके 1857 की क्रांति और महात्मा गांधी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से याद
करना है। इसमें से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस पर हम स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये आपके अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखकर आप अपने 8 अंकों पर तेज धार डाल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि पहला है कि 1919 में गांधी जी ने रौलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आंदोलन कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को जनता के समक्ष प्रतिपादित किया। और दूसरा है 1920 में गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया। इसमें आंदोलन व्यापक हुआ तथा आंदोलन में एकता आई और बहिष्कार स्वदेशी की नींव पड़ी। तीसरा लिखेंगे कि 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम में किसान, आदिवासी तथा महिलाएं शामिल हुई। और चौथा लिखेंगे कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया। इससे ये आंदोलन जन आंदोलन में परिणित हो गया। अंततः इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो इसके कारण ब्रिटिश राज जो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। और तीसरा इसमें रोलट एक्ट, जो रोलट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखे। तो इनमें से आपको 2 ही करने हैं, तो यहाँ पर संजीव डेस्क में 3 है, तो तीनों यहाँ पर दिए गए, आप याद कर लिए। तो इनमें से 2 आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो याद किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, यही आपके 12th में जाओगे तब तक ये के यही आपके रहने वाले हैं। और यही क्वेश्चन आपके वहाँ पर भी 4-4, 5-5 अंक दिलाने वाले हैं। तो रोलट सत्याग्रह में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किए गए रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। गांधी जी ने लोगों से इस कानून का अहिंसक रूप से विरोध करने तथा हड़तालें करने का आह्वान किया। फलस्वरूप अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड घटित हुआ। तो आपको यहाँ पर डेट याद रखनी है, जलियांवाला बाग आपके कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। और हुआ कहाँ? पंजाब, अमृतसर, वो भी आपको याद रखना है। इतना याद रख लिए तो आपके पूरे अंक देने में से कोई रोक नहीं सकता। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो जैव मंडल और पारितंत्र पर टिप्पणी लिखनी है। तो जैव तंत्र पर लिखेंगे कि जैव मंडल है जो आपके प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहा जाता है। तो जो आपके प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव है जो केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उसे ही जैव मंडल कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो और इसके जो आपके जैव मंडल के प्रमुख 3 घटक होते हैं, वो है अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक। ये भी आपको याद रखना है। अगला है पारितंत्र। पारितंत्र जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। चिड़िया भोजन हेतु कीटों पर निर्भर रहती हैं तथा अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। अर्थात परितंत्र के छोटे बड़े सभी प्राणी पारितंत्र के में संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इसमें जो जीव जंतु हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो एक दूसरे का भोजन बनाकर अपनी आजीविका करते हैं, और यही पारितंत्र को संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और अथवा में दिया गया भूसंकलन क्या है, क्यों होता है, भूसंकलन रोकने के उपाय बताइए। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो भूसंकलन आपके सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल में गिरने वाली मिट्टी में वृत्त संचालन को भूसंकलन कहते हैं। तो भूसंकलन के कारण, भूसंकलन आपके भूकंप, ज्वालामुखी तथा लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण होता है। और भूसंकलन रोकने के आपके उपाय है, तो इसमें पहला है कि भूसंकलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा है भूसंकलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि की जाए। तीसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाए। चौथा है भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाद नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाने चाहिए। और चौथा क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट करें। तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपके वहाँ पर जो है अंक दिलाने वाले रहेंगे। तो संविधान से आशय वो परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो ये कानूनों का एक दस्तावेज है। संविधान की आवश्यकता, तो संविधान द्वारा ये तय किया जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी।
तो संविधान किसी देश के नागरिकों की इच्छा एवं सपनों के आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। लोकतांत्रिक समाजों में संविधान ही ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और लोकतंत्र में संविधान अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। और संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। और अथवा में है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखे। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के राज्य को अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म के संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। तो धर्म के मामले में राज्य वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म के मामले में सभी नागरिक स्वतंत्र रहेंगे। और वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर लिखेंगे कि बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों के हनन से बचने के लिए वर्तमान लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना आवश्यक है। और दूसरा है लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने, अर्थात देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। 25 क्वेश्चन ने दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 3 दिए गए, जिसमें पहला राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। दूसरा है सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख करें। तीसरा है सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इनमें से किसी 2 के ही लिखना है। तो यहाँ पर राजस्थान में महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल निम्नलिखित है, जिसमें पहला है जैसलमेर के मनमोहक रेत के टीले। दूसरा उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिचोला, उदय सागर आदि जिले एवं शिल्प ग्राम। और तीसरा है सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील। चौथा है अजमेर की पुष्कर झील। पांचवा है राजसमंद स्थित राजसमंद झील। और छठा है चित्तौड़गढ़ में चूलिया एवं मैनाल जलप्रपात। और सातवां है सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आठवां है अलवर का सरसी का राष्ट्रीय उद्यान। नौवां है भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार। 10वां है जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान। 11वां है चंपल का चंपल अभ्यारण्य आदि। तो इस प्रकार आपको 8-10 लिख देने हैं जो आपको याद रहे। और दूसरा है सड़क सुरक्षा नियम। तो इसमें लिखेंगे दौड़कर या जल्दबाजी में सड़क पार न करें। सड़क पर चलते समय बाईं ओर से चले और खड़ी खाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार न करें। सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा मोड़ जहां से आने वाले वाहन चालक आपको देख न सके, ऐसे मोड़ से सड़क पार न करें। और चौथा है कि रेलिंग से कूदकर सड़क पार न करें। चौराहों पर सड़क पार करते समय लाल हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखें। और तीसरा है सामुदायिक स्वच्छता हेतु विद्यार्थी निम्न प्रकार भूमिका निभा सकते हैं। तो स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक करना, गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराना, स्वच्छता संबंधी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराना और अपने आसपास के परिवेश में स्वच्छता अभियान द्वारा लोगों को स्वच्छता रखने हेतु प्रोत्साहित करना। तो साथियों, यह था अपना पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और अन्य जो भी विषय हैं आपके, उनके भी मॉडल पेपर हमारे द्वारा सॉल्व किए जा रहे हैं। और आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इन आपके कक्षा 8 के जो सभी डैश वर्क है उनकी PDF इस प्रकार, ठीक इसी प्रकार हमारे द्वारा ही बनाकर आपके टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट में शेयर की गई है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF है जो इसी प्रकार 73 पेज के साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इसके सामाजिक के अलावा संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और सभी विषय जो भी आपके कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 उन सभी के PDF हमारे द्वारा बनाकर हमारे ग्रुप में भेजे गए। और हम आगामी कुछ ही दिनों में इनको कंप्लीट कर लेंगे डैश के मॉडल पेपर को। और उसके बाद आपके रैपिड रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ मूल मंत्र है वो आपकी यहाँ पर लेकर आने वाले, जिससे आप अपने एग्जाम को एक तेजदार दे सकते हैं। तो ये PDF और उसकी आंसर की भी है वो भी वहाँ पर भेजी गई है। तो जल्दी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।